हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत काम का ये वीडियो है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं कवर करने वाला हूं। देखो, आप टॉपिक देखिए, क्या टॉपिक है। मैंने लिखा है सरकारी नौकरी आसान है अगर ये रूल्स फॉलो कर लिए। तो पहले तो आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि सरकारी नौकरी आसान है। ये तो बात जमी नहीं कि सरकारी नौकरी इतनी आसान तो नहीं है। आज मैं यही बात करने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं, अगर वो फॉलो कर ले तो शायद आपके लिए सरकारी नौकरी बहुत आसान हो सकती है। मैं खुद सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो चुका हूं, फर्स्ट रैंक से भी सेलेक्ट हो चुका हूं, आरएस जैसे एग्जाम में सेलेक्ट मैं हो चुका हूं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं ऐसा कौन से रूल्स हैं जो अगर आप फॉलो कर ले तो उसके बाद शायद आपके लिए एग्जाम इतना मुश्किल नहीं रहने वाला है। इस वीडियो का पूरा सार मैं लास्ट के 5-7 मिनट में बताने वाला हूं। वो लास्ट का 5-7 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, तब आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। लास्ट आपकी सारी चीजें काम आने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीधा जंप होकर हम लास्ट 5-7 मिनट पे चले जाए तो भी शायद ये वीडियो इतना फ्रूटफुल नहीं रहे, क्योंकि मैं जो पहले बीच में जो चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें आपके अगर समझ में आएगी तो आपको लास्ट की चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगी। आप 8-10 घंटे पढ़ते होंगे, 10-12 घंटे पढ़ते होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, चाहे जितना भी टाइम लगे, 15-20-30 मिनट, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, तो मुझे लगता है कि वो जो 10-12 घंटे आपकी तैयारी के रहते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए होने लग जाएंगे। देखो, मैंने कहा कि सरकारी नौकरी आसान है, लेकिन आपके दिमाग में तो ये है कि सरकारी नौकरी मुश्किल है। तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूं कि ये मुश्किल क्यों लगती है। पहले कुछ चीज़ें देखो, हमें एनालिसिस करना, मैं एनालिसिस बहुत अच्छे से करता हूं हर एक चीज़ों का, और उसका बाद में एक अच्छा रिजल्ट हम निकाल कर लेकर आते हैं ना। मेरे एनालिसिस शायद आपने कहीं एनालिसिस वाले वीडियो देखे होंगे, वो एनालिसिस आपको बहुत फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ पर पहले हम एनालिसिस करते हैं कि एग्जाम मुश्किल है तो वो मुश्किल क्यों है, क्या रीज़न है जिसको हम मुश्किल मानते हैं। देखो, हमारे दिमाग में क्या आता है, एग्जाम सरकारी नौकरी मुश्किल क्यों है, ये मुश्किल क्यों लगता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कंपटीशन पहले था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। इस बात को मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं इस बात को कि कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ने के कारण एग्जाम, परीक्षा पास करना, सरकारी नौकरी लगना मुश्किल है। आजकल सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको पता है कि हमें एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम में पास हो गए तो सरकारी नौकरी लग जाती है। बजाय इसकी तरह से अगर देखें, अगर आपके पास सामने का एग्जाम है, ऐसा जो पहले के जमाने में चलता था कि भाई सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती थी, आज तो बहुत आसान है कि हर व्यक्ति जो अपनी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता दे रखी, अगर वो आपने पास कर लिए तो हर व्यक्ति एग्जाम देकर यूपीएससी, आईएएस बनने, आईएएस एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, वो भी हर व्यक्ति को यहाँ पर अधिकार है। जो भी ग्रेजुएट कर चुका और सिर्फ पास भी कर चुका, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि आप ये एग्जाम पास कीजिए और सरकारी नौकरी लग सकते हैं। तो इतनी छूट तो सरकार ने दे दी, अब जो बाकी काम करना है वो हमें करना है। अब हमारे लिए तो वो भी मुश्किल हो रहा है कि इस एग्जाम को पास कैसे करें। तो हम इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला तो दिमाग में आता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक बात है। दूसरा यहाँ पर दिमाग में आपके आएगा कि वैकेंसीज लगातार कम हो रही है। ये भी बात मान सकता है कि वैकेंसीज धीरे धीरे, जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, सरकारी नौकरियों में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, तो कंपटीशन तो और बढ़ेगा ही, वैकेंसी भी लगातार कम होगी। आप कहेंगे हाँ, इससे तो एग्जाम मुश्किल होने वाला, बिल्कुल। और क्या है, और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज मैंने लिखी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या हो सकती है। ये तो कॉमन है, सभी के लिए एक जैसा लागू होगा, लेकिन ये कॉमन नहीं है, अलग अलग लोगों को हो सकता है। क्यों मुश्किल है, किसी के लिए घर और समाज की, किसी के घर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, जब एज थोड़ी बढ़ जाती है तो समाज की जिम्मेदारियां भी बहुत सारी आ जाती है, तो इस कारण तैयारी पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, और इसमें भी खास तौर पर गर्ल्स हैं और जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके साथ ये ज़्यादा होता है कि परिवार वालों का इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए एग्जाम पास करना, एग्जाम क्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, मैं भी मानता हूं इस बात को। कई लोगों के साथ ये समस्या होगी, ये सब हो सकता है, ये सबके साथ नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स है। कई लोगों के साथ, कईयों को ये लगता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अगर शायद आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो शायद वो एग्जाम को और आसानी से क्रैक कर पाते, ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनको ये बहुत दिक्कतें आती है एग्जाम पास करने में। इसके अलावा कई लोगों को ये हो सकता है जो गांव से हैं, तो उनको लगता है भी गांव में पढ़ाई का माहौल, जैसे एक शहर में तैयारी कर रहा है, जयपुर, दिल्ली जैसे शहर में तैयारी कर रहा है, और एक गांव में रहकर तैयारी कर रहा है, तो गांव का माहौल वैसा नहीं है जैसे एक शहर में अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है। किसी के साथ ये हो सकता है कि किसी को जॉब करनी पड़ रही है, तो जॉब के साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल क्यों है, पहले तो जो आपके दिमाग में चीजें आती है मैंने आपको वही क्लियर किया। और भी बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है। आपको किसी और तरह की मुश्किल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मेरे साथ ये मुश्किल है, मेरे साथ ये मुश्किल है। ठीक है, मान लिया ये मुश्किल बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हैं, पर्सनली भी जुड़े हैं। मैं जहां पर भी बाहर जाता हूँ आजकल लोग वहां पर मिलते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं, मैं भी उनसे बात करता हूँ। तो लगभग ये प्रॉब्लम कई लोगों में मिलती है। पर क्या ये वास्तव में असल प्रॉब्लम यही है?
क्या असल मुश्किल यही है? मुझे नहीं लगता कि असल मुश्किल ये है। असल जिसके कारण से एग्जाम मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण से एग्जाम पास नहीं हो रहा, वो असल रीजन कुछ और है। मैं उस असल रीजन पर बात करता हूं, लेकिन पहले मैं आपके ये जो डाउट्स है इसको थोड़ा दूर करता हूं। आप कह रहे हो कि मुश्किल, मैं मानता हूं ये सारी चीजें हैं, देखो, लेकिन ये मुश्किल क्यों लगती है? जब हम दिमाग में बैठा लेते हैं चीजों को कि ये मुश्किल है, इसलिए वो मुश्किल हो जाती है। अब मैं यहां पर आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूं, इस कंपैरिजन के बाद आपको अपना एग्जाम मुश्किल नहीं लगेगा। मैं अगर आपको एक बहुत मुश्किल चीज से इसका कंपैरिजन बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मेरा एग्जाम तो उसकी तुलना में बहुत आसान है। मैं आपको यहां पर एक सबसे मुश्किल एग्जाम से कंपैरिजन करता हूं। जो सबसे मुश्किल एग्जाम हम मानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम देते हैं, आईएएस का जो हम एग्जाम देते हैं, मैं इसके साथ आपको कंपैरिजन करता हूं, फिर बताता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपका एग्जाम क्या इससे भी मुश्किल है। हम आईएएस के एग्जाम से मैं तुलना करता हूं। आप कह रहे हैं कि मेरा कंपटीशन बहुत बढ़ गया, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, आप रीट की तैयारी कर रहे होंगे, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, आप आरएएस की तैयारी कर रहे होंगे। आप कह रहे हैं सर मेरा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक आईएएस के कैंडिडेट के साथ आप अपनी तुलना कीजिए, एक आईएएस के कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है उसके साथ तुलना कीजिए, उसका कंपटीशन कैसा था। उसका कंपटीशन ऑल इंडिया में था और उसके पास वैकेंसी केवल 1000 थी। 1000 वैकेंसी के लिए पूरे इंडिया के टॉप कैंडिडेट के साथ फाइट करना, मुझे बताइए क्या उसका कंपटीशन टफ था या आपका कंपटीशन टफ है? रीट में तो मैं देख रहा हूं कि 40,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आ रखी है। दूसरी भी कोई भी वैकेंसी 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 ऐसी वैकेंसी आती है। आरएस की वैकेंसी भी 1000 वैकेंसी आती है, लेकिन केवल राजस्थान में यहाँ पर कंपटीशन होता है, उस लेवल का कंपटीशन यहाँ पर नहीं होता है। तो जब वो लड़का, वो कैंडिडेट वहां पर सेलेक्ट हो रहा है उस कंपटीशन के बावजूद, तो हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं। जब वो सेलेक्ट हुआ है इसका मतलब कंपटीशन उसके लिए भी था, वैकेंसीज कम उसके लिए भी थी और उसके बावजूद भी वो सेलेक्ट हुआ है। इसका मतलब है कि मुश्किल वो रीजन नहीं है। आप कह रहे हैं कि घर और समाज की जिम्मेदारियां ज्यादा है। आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विस का जब रिजल्ट आते हैं तो ऐसे मीडिया में हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल आते हैं जिनके पास घर और समाज की हमसे कई ज्यादा, जो आपकी जिम्मेदारियां रही होगी उससे भी कई ज्यादा जिम्मेदारियां वो लेकर करते हैं काम। जो कुछ महीने के बच्चों को छोड़कर अपनी तैयारी करनी, ऐसी वाली माएँ भी हैं और सेलेक्ट भी हुई, अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुई। आपने अनु अग्रवाल का एग्जाम्पल वहाँ पर देखा होगा, शायद मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ, आपने उनका एग्जाम्पल देखा होगा कि उन्होंने वहां पर वो एग्जाम को क्लियर किया। परिवार वालों का सपोर्ट नहीं था। मैंने एक एग्जाम्पल आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा मूल खेर का, जिसमें परिवार वालों ने तो घर से बाहर निकाल दिया तैयारी के नाम पर, उसके बाद भी वो यूपीएससी जैसे एग्जाम में सेलेक्ट हुई, है ना। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे हमने कई कैंडिडेट देखे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों से निकले हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमसे विपरीत, हमसे बुरी परिस्थितियों में भी लोग इस तरह के एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर हम सिर्फ इसको मुश्किल मानकर, तो इसका मतलब है कि अगर उस मुश्किल परिस्थितियों में भी सेलेक्ट हो सकते हैं तो असल मुश्किल ये नहीं है। कुछ असल मुश्किल, असल प्रॉब्लम कुछ और है जो हम ये कह रहे हैं। जैसे जॉब के साथ तैयारी करना मुश्किल है। आपने कुछ टाइम पहले एक एग्जाम्पल देखा होगा, एक कांस्टेबल था और बाद में वो आईपीएस बने, है ना। आप देखो कांस्टेबल, पुलिस की जॉब कितनी मुश्किल है। पुलिस की जॉब में रहते हुए उन्होंने तैयारी करी, अपने स्तर पर उन्होंने मैनेज किया होगा सारी चीजों को और उसके बाद तैयारी करके वो सेलेक्ट हुए हैं। मतलब मुश्किल उनके लिए भी रहा हुआ, उसके बावजूद भी वो आईएएस जैसे टफ कंपटीशन फाइट करके उन्होंने एग्जाम पास किया। मतलब देखा जाए तो असल मुश्किल, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी लोग सबसे कठिन एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब असल मुश्किल ये नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर असल मुश्किल क्या है, उस पर हम बात करते हैं। तो सिलेक्शन नहीं होने की असल वजह कुछ और है। ये सारी की सारी चीजें तो इन लोगों के साथ भी थी, फिर ये लोग कैसे सेलेक्ट हो गए, हम उस पर बात कर रहे हैं। देखो सबसे असल वजह क्या है उस पर हम बात करते हैं। पहली असल वजह कि हम एग्जाम का, हम बाकी चीजों पर जो ये प्रॉब्लम है हम इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो असल मुश्किल है ही नहीं। असल मुश्किल ये नहीं है, ये चीजें तो सबके साथ आएगी, उसके बावजूद भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो असल चीजें हैं हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। असल चीज क्या है, हम एग्जाम का सही से एनालिसिस नहीं करते हैं, है ना। ईमानदारी से एनालिसिस नहीं करते, अपना एनालिसिस भी नहीं करते हैं, स्वयं का मूल्यांकन भी सही से नहीं कर पाते हैं, और एग्जाम जो पैटर्न वगैरह चलता है उसका भी हम सही से एनालिसिस नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं जो आपको वजह बता रहा हूँ उसको साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको लेकर चलना है साथ में। जब आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे तब आप इसको करेंगे। तो आपको करना क्या है, एग्जाम का सही से एनालिसिस करना है। एग्जाम का सही एनालिसिस का मतलब एग्जाम का सही पैटर्न को आपको पकड़ना है। एग्जाम का पैटर्न किस तरह का है, जो संस्था हमारा एग्जाम ले रही है, आरपीएससी ले रही है, अधीनस्थ बोर्ड ले रही है या फिर यूपीएससी ले रही है, वो किस तरह के प्रश्न दे रहा है उसका पैटर्न आपको समझना है। पिछले सालों के पेपर को आपको पढ़ना है, कितनी कट ऑफ जा रही है। कई कैंडिडेट्स को मैं पूछता हूं भी आपने देखा भी पिछले सालों की कट ऑफ क्या रही, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, हवा में ही तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट कितना रखकर मुझे चलना। आपके दिमाग में जब टारगेट होता है तो ऑटोमेटिक आपकी तैयारी का लेवल बढ़ जाता है। आपके दिमाग में आपका टारगेट सेट होना चाहिए। कई बार हमें जब टारगेट का ही नहीं पता तो हम 100% की तैयारी करें या 40% की तैयारी करें। हम ये सोच के कि आईएएस का एग्जाम तो बहुत मुश्किल है, बाद में पता चला कि मेंस एग्जाम में जिसके 50% भी आ जाता है वो तो टॉप कर जाता है।
तो हमें थोड़ी 100% लाना था, हमें तो 50% पे ही टॉप कर रहे हैं। लेकिन जब हमें ये भी नहीं पता था तो हमें लगता कि एग्जाम बहुत मुश्किल है। एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं, हम सही से एनालिसिस नहीं कर पा रहे। पुराने प्रश्न पत्रों का सही से एनालिसिस कीजिए, सिलेबस का सही से एनालिसिस कीजिए, कौन से टॉपिक से बार बार सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स इररिलेवेंट है जिनको छोड़ा जा सकता है। ये सारा अगर आप एनालिसिस सही तरीके से करें, मैं कई बार अपने वीडियोज में बहुत सारा एनालिसिस बताता भी हूँ, थोड़ा अब टाइम की वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा हूँ, कोशिश करेंगे इसको वापस रेगुलर करें। लेकिन अगर आप एग्जाम का सही एनालिसिस करें तो ये मान के चलो कि आप आधी जंग तो यहीं से जीत सकते हैं। अगर आपके सामने पूरे एग्जाम का सही से एनालिसिस है तो आप सही से स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, है ना। कोई भी वार युद्ध जीतने के लिए क्या होता है, स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेटेजी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी ही नहीं बना रहे, आप ऐसे ही हवा में लड़ रहे तो कैसे जीत पाएंगे। स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि आप एग्जाम का सही से एनालिसिस करें। दूसरी बात, प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, ये जब कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। मैं आज भी देखता हूं कि कई लोग टेस्ट से डरते हैं, वो चाहते हैं भी एक बार कोर्स पूरा कर ले उसके बाद हम टेस्ट देते हैं, और लास्ट तक कोर्स कभी पूरा होता ही नहीं है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, यही एक सफलता का मूल मंत्र भी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को उतना ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। आज तो बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, बेस्ट से बेस्ट बुक्स आपको मिल जाएगी, उनसे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप में आप उतना ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, प्रैक्टिस को बार बार इग्नोर करते हैं, आपको लगता है कि पहले तो पढ़ना, पहले कोर्स तो पूरा करें, कोर्स लास्ट तक पूरा भी नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस शुरुआत से ही शुरू कर दे, है ना। ये जो टेस्ट प्रैक्टिस है ये आपको शुरुआत से ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना, ये मैं हमेशा कहता हूं, टेस्ट मेक्स यू बेस्ट। टेस्ट बहुत जरूरी है, टेस्ट आपको राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे कि आपको किस दिशा में चलना है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, जैसे आप टेस्ट देने जाते हैं आपको पता कि ये सवाल तो आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद भी सवाल, टेस्ट आपको ये बताएगा भाई किस तरह की चीजों पर ज्यादा फोकस करना और किस पर कम फोकस करना, किस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक बहुत ऐसी चीज है जो आपको बहुत पीछे रख लेता है। मैं सीरियसली इस पर बात करूंगा। डिस्ट्रैक्शन सेलेक्ट नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण, सेलेक्ट नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि ज्यादातर यूथ आज डिस्ट्रैक्ट हो रखी है ना। लाखों की भीड़ आती है, लाखों की भीड़ में मैं आपको बताता हूं मुश्किल से 5 से 10% लोग ही हैं जो वास्तव में सीरियस तैयारी कर रहे हैं, बाकी अधिकांश यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं। और ये एक तरह से हम अपनी जो युवा है, उस युवापन है, उसको हम यहाँ पर खो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। किससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं 2-3 चीजें यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत, और सीरियस बातें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोबाइल 4G 5G चल रहा है, मोबाइल में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोशल मीडिया। आज हम जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं वो सोशल मीडिया की वजह से हैं। सोशल मीडिया ने, हम हर थोड़ी देर में अपना मोबाइल चेक करेंगे भी क्या कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, है ना। सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे मैं तो बस 2 नाम बता रहा हूँ यहाँ पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाते हैं आज का यूथ। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, मुझे नाम भी नहीं पता कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें ही आपका कितना टाइम खा जाती है। और सिर्फ टाइम वाली बात नहीं है, देखो यहाँ पर आपने सिर्फ मान लो कि दिन भर में आधा घंटा या 1 घंटा भी चलाया तो सिर्फ आपका आधा घंटा या 1 घंटा नहीं खा रहे, उसने जो दिमाग में आपके कचरा भरा है, जो कूड़ा डाला है, वो जो दिमाग पर लोड जो चीज़ें हुई है वो आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खा रही है, आपका बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो ज़्यादा नुकसान है यहाँ पर। तो सिर्फ आपको लग रहा है कि तो आधा घंटा ही तो देखा है मैंने, जो मैंने 1 घंटा ही तो देखा। जब आप अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं, अलग अलग सीन देखते हैं, तो यहाँ से आपका दिमाग जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो दिमाग आपके मूल लक्ष्य से हट जाता है, वो ज़्यादा नुकसानदेह। और भी इस तरह की बहुत सारी सोशल साइट्स हैं। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा एक बड़े भाई के नाते कि आप कुछ टाइम के लिए जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए इनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। इनको अगर आप साइड में कर दे तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक वापस मैं आपको एक दोस्त के नाते, एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा मैंने देखा जो डिस्ट्रैक्ट करता है वो है लव अफेयर्स। आज के टाइम में ये युवा बहुत ज्यादा अफेक्ट है, पहले इतने नहीं थे शायद, आज के टाइम में इतना बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो यहाँ पर होता क्या है, ये जो एज है तैयारी करने की, जो एज हमारी चल रही है, इस एज में बहुत स्वाभाविक आकर्षण होता है विपरीत लिंग के प्रति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक विपरीत लिंग के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है और हम इसमें फंस जाते हैं।
आप कहेंगे सर कि हाँ ये प्रेम संबंध नहीं रखने चाहिए, प्रेम नहीं रखना चाहिए। देखो मैं उसके विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ या उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उस बीच में अगर ये आ जाता है, मान के चलिए 100 में से कुछ 1% कुछ अपवाद हो सकते हैं जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, 99% इसको लेकर डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपना बहुत बड़ा टाइम इसमें वेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट करते हैं। आप में से कोई सोच रहा है कि मैं तो उस 1% श्रेणी में आता हूं, तो ये भी आपका एक भ्रम है, ठीक है ना। आप मैक्सिमम लोग उसी 99% की श्रेणी में आते हैं। अब आपको अगर दो में से कोई एक चीज को चूज करना हो, है ना, अब यहां पर आपके पास विकल्प आ गया कि आपको अपने प्रेम संबंध को चूज करना है या आपके करियर को चूज करना है, आप क्या चूज करेंगे? मैं अपनी तरफ से आपको सलाह दूंगा कि आप अपने करियर को चूज कीजिए, है ना। बहुत थोड़ी स्ट्रिक्ट सलाह है, लेकिन आपके एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं आपको यह सलाह दे रहा हूं कि आपको अपने करियर को चूज करना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है आपको, पहली चीज तो इसमें थोड़ा सा, जब तक आप अपना कैरियर सेट नहीं कर लें, इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट कर देगी, आपको बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाएगी, आप भूल जाएंगे अपने लक्ष्य को। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है और आज के यूथ को ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप अगर कैरियर चूज कर लेंगे तो हो सकता है कि ये भी आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपने कैरियर पर ध्यान नहीं देकर यहाँ ध्यान दिया तो ये तो फिक्स, आपका कैरियर तो बर्बाद होने वाला है ही है और इसकी भी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप अपने आप पर पूरी तरह से नियंत्रण रखकर अपने कैरियर पर फोकस कीजिए। एक बार आपको अगर अपना कैरियर मिल गया तो ये चीज़ें सब मिल जाएगी, बाकी सभी चीज़ों को फिलहाल साइड में कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण है आज के यूथ में, इससे बचिए। इससे अगर आप बचे रहेंगे, एक बार कैरियर सेट कर लिया उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। एक बहुत बड़ी चीज़ जिस पर नॉर्मली हम बात नहीं करते हैं लेकिन करनी चाहिए, मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ कि एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं आप सब चीज़ों को समझता हूँ और इस वजह से मैं आपको बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी जो भारतीय युवा में एक बहुत गलत लत लगी है वो है पोर्न साइट की, है ना। आप डाटा उठाकर देख लीजिए, जब हम इंटरनेट पर डाटा सर्च करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न साइट सर्च करने वाले भारतीय युवा है, सबसे ज्यादा डाटा कंज्यूम करने वाले भारतीय युवा है। और ये इस हद तक आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब मैं मानता हूं कि ये आपका जीवन पूरा खराब कर सकती है। और ये कोई भी नशा जो करते हैं उस नशे से भी बुरी लत की तरह है, आपको इससे बचना होगा। और लड़के हो चाहे लड़कियां, दोनों के लिए, लड़कियां में शायद इतना नहीं होता है जितना लड़कों में ये लत होती है, ये आदत होती है। आपको इससे बचना होगा। जितना ज़्यादा ये आपका पूरा करियर, आपका जीवन खराब कर सकती है, उतना कोई दूसरा चीज़ नहीं कर सकता। ये एक प्रकार की लत होती है, इससे बचना भी बहुत मुश्किल है। एक बार अगर आप इसके चक्रियों में फंस जाते हैं तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इससे बचें। इसके लिए वही कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहना है, अकेले में नहीं रहना। आप बाहर जाइए, लाइब्रेरीज में पढ़िए, दूसरी जगह पढ़िए, दोस्तों के साथ पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना आपको बिजी रखिए, अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहिए। योग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों से बाहर निकल सकती है। तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। एक और चीज़, गलत दोस्तों की संगत में रहना। गलत दोस्तों की संगत में रहना, अगर आप गलत दोस्तों की संगत में हैं तो मानकर चलिए कि फिर आपको ये एग्जाम पास करना और ये सारी चीजें, वो हर थोड़े टाइम बाद आपको गलत चीजों की ओर, जब आप अच्छे दोस्त की ओर रहें, अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो अच्छी चीजों की ओर आपको ले जाएंगे। लेकिन आप बुरे दोस्तों के साथ रहेंगे, गलत दोस्तों के साथ रहेंगे तो हमेशा आपको गलत चीजों की ओर ले जाएंगे और आप कभी भी सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होता है, आप में इतना विवेक नहीं है कि आप अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की पहचान नहीं कर सकते। आपको सबको पता है, लेकिन कई बार छोड़ नहीं पाते। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और ऐसे गलत दोस्तों की संगत को छोड़ना होगा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ मैं एग्जाम पास करने वाली नहीं बता रहा हूँ, आपको लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ना है तो उस सब के लिए ये बहुत जरूरी, इन चीजों को आपको अपनाना पड़ेगा। इन डिस्ट्रैक्शन के साथ आपको नहीं रहना है। अगला पॉइंट, स्ट्रेस के साथ तैयारी करना। सिलेक्शन क्यों मुश्किल हो रहा है? बहुत सारे युवा है, वाकई सरकारी नौकरी तैयारी करना, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्ट्रेस वाला काम नहीं है, स्ट्रेस होता है। लेकिन मैं कई युवाओं को देखता हूं कि मतलब सरकारी नौकरी को वो तैयारी करते करते जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं। जीवन मरण का प्रश्न, मेरी कई कैंडिडेट से बात होती है, वो ऐसे बोलते हैं कि सर इस बार तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, है ना, मेरे तो जीवन का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए, या फिर मुझे मतलब उनको ये लगता है कि अब मेरा जीने का भी कोई मतलब नहीं। ऐसी भी लोग ये बात करते हैं, मतलब एक एग्जाम फेल होने को वो ये मानते हैं कि जीवन खत्म हो गया है। या फिर कईयों को ये लगता है, वो कई लोग इस तरह से तैयारी करते हैं कि अगर इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा,
उसके बाद तो मेरा ज़िंदगी एक तरह से व्यर्थ हो जाएगी, या फिर इतना प्रेशर के साथ जीते हैं, इतना प्रेशर मान के चलो। और कई बार तो मैं ये भी देखता हूँ कि घर के आसपास के लोग या फिर परिवार में टीचर्स भी कई ऐसे होते हैं जो बहुत इमोशनल करके ये चीज़ों को मतलब इमोशनल प्रेशर डालते हैं। इमोशनल करने से या इमोशनल तरीके से मोटिवेट करने से कोई भी सेलेक्ट नहीं होता है। आपको ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको प्रैक्टिकल चीजें करनी पड़ेगी। इमोशनल अपनी माँ का चेहरा याद कर लीजिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने पिता जो आपकी मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनके हाथ के छालों को याद कर लीजिए, उनके पैरों के छालों को याद कर लीजिए। वो 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मोटिवेशन दे सकता है। परमानेंट वो चीज़ें काम नहीं करती है, वो सिर्फ स्ट्रेस पैदा करने का काम करेगी। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सिर्फ इमोशनल से सक्सेस नहीं मिलती है कि आप इमोशनल हो जाइए। इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक मोटिवेट नहीं कर पाती है। आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल अपनी चीज़ें करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम नहीं करना है। आप देखो जैसे आप 2 लोगों की दौड़ लग रही है ना, दोनों बराबर दौड़ने में है। यहाँ पर दोनों लोग दौड़ेंगे, लेकिन एक बिल्कुल खाली दौड़ रहा है और एक पर आपने बोझ लगा दिया, 15 किलो का बैग लटका दिया। बताओ कौन जीतेगा? 15 किलो को बोझ लेकर दौड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही चीज़ तो आप यहाँ पर कर रहे हैं, अपने दिमाग पर बहुत सारा बोझ डाल के, बहुत सारा स्ट्रेस डाल के फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आगे बढ़ पाएंगे? किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं रखना है। बहुत सारे घर वालों का दबाव होता है, कई लोगों पर शादी का दबाव है ना। लड़कियों पर ये दबाव है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो शादी कर देंगे, और लड़कों पर ये दबाव होता है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। दोनों पर ही शादी का दबाव झेल रहे हैं, है ना। तो घर वालों का दबाव हो रहा है, शादी का प्रेशर, यहाँ पर शादी का प्रेशर, कई तरह का प्रेशर है। उन प्रेशर से आपको निकलना पड़ेगा। इस तरह के एग्जाम और भी आते रहेंगे, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये भी मानता हूँ कि देखो, सरकारी नौकरी का मतलब नहीं है कि आपका जीवन सफल है। आप सरकारी नौकरी नहीं लगे तो आप जीवन में असफल है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कई लोग सरकारी नौकरी में आके भी दुखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन अल्टीमेटली हम सब चाहते क्या? हम सब चाहते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो अगर एटीट्यूड ऐसा नहीं है तो आप सरकारी नौकरी में आकर भी खुश नहीं रहेंगे, है ना। तो उसको जीवन मरण का प्रश्न नहीं बना रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आप अगर सरकारी नौकरी नहीं लग पाई तो आपका आजीविका ही खत्म हो गई है उसके बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लेवल का स्ट्रेस अपने ऊपर पैदा नहीं कर रहा है। अधिकांश लोग इस लेवल का स्ट्रेस ले लेते हैं। उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं है, मुझे तो लेना ही लेना है, नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। उस स्ट्रेस के साथ मानकर चलिए, अगर आप इस लेवल का स्ट्रेस ले रहे हैं तो फिर सिलेक्शन उल्टा मुश्किल हो जाएगा। जब तक तैयारी कर रहे हैं पूरा सारी चीज़ों को साइड में रख दीजिए और अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश। ये स्ट्रेस लेकर नहीं चल रहा कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि नहीं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यू स्ट्रेस, एक टर्म और आती है यू स्ट्रेस। यहाँ तक ठीक है, मतलब उस लेवल का तनाव ठीक है जो आपको मोटिवेट करे, लेकिन उस लेवल का तनाव आपने ले लिया जो आपकी जीवन खराब कर रहा है। आप इतना बोझ आपके ऊपर आ गया है कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। वो पागल इसलिए होते हैं, पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है, दिमाग पे प्रेशर लेने से पागल हो जाता है। वो पागल वाली जो हरकतें होती है वो प्रेशर की वजह से होती है। कई लोग जो ब्रेक डाउन कर जाते हैं वो प्रेशर की वजह से होते हैं, न कि पढ़ने से होते हैं, है ना। अफवाह ये फैला रखी होगी पढ़ने से पागल हो गया। पढ़ने से, अगर किसी को पढ़ने में मजा आ रहा है तो वो कभी पागल नहीं होता है। लेकिन पढ़ रहा है, सामने किताब है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि दिमाग में कुछ और बातें चल रही है, दिमाग में कुछ और स्ट्रेस चल रहा है। उस स्ट्रेस के साथ आप कभी भी जंग नहीं जीत सकते हैं, एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस को सारे स्ट्रेस को साइड में रखना पड़ेगा। अब सवाल आपका ये भी होगा सर स्ट्रेस को हटाए कैसे? यही तो सारी प्रॉब्लम है। देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जरूरी होगा तो इस पर बिल्कुल अलग से एक अलग वीडियो लाकर, पर अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, स्ट्रेस के साथ तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस को अपने दिमाग से साइड करना पड़ेगा। अपने ऊपर इतना बोझ नहीं डालना है कि आप आगे भी नहीं बढ़ पाए, ठीक है। अगली बात, नेगेटिव माहौल और नेगेटिव लोगों के साथ रहना। नेगेटिव लोग हमेशा पीछे खींचते हैं। आप खूब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव लोग वापस पीछे खींच कर गिरा देंगे, है ना। तो नेगेटिव, अगर आप कितनी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आपकी अपनी स्तर पर मेहनत बहुत अच्छी है, बहुत स्तर पर आप मेहनत, लेकिन आप नेगेटिव माहौल में है तो लोग पीछे खींच देंगे आपको बार बार। ऐसे माहौल में रहिए जहां पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव माहौल। आप थोड़ा कमजोर भी है तो वो आपको खींचकर आगे बढ़ाएंगे। ये माहौल होना बहुत जरूरी है। अब बार बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे माहौल मिलते हैं जो आपको बार बार यह एहसास दिलाते भी तेरा नहीं हो सकता, तुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। आप बहुत डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्या करना है, इस माहौल से तुरंत निकल जाए। अगर आपको लगता है कि मेरा माहौल ऐसा है, ऐसे माहौल से निकल जाइए। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों से रहिए।
अगर आप निकल सकते हैं तो, और नहीं निकल सकते, ऐसी कंडीशन है कि इस माहौल से तो बाहर कैसे जाए, या फिर जहां पर हम रह रहे हैं वहां से बाहर कैसे जाए, तो उस माहौल से कट ऑफ हो जाइए। उस लोगों के संग रहना है कुछ टाइम का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी खुद की एक दुनिया बना लीजिए अपनी। आप हो सकता है कि उस माहौल से नहीं निकल पा रहे, लेकिन आपके बहुत सारे अच्छे दोस्त आप बना सकते हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। आज तो जो आप फोन कॉल्स या दूसरा सोशल मीडिया जो आप यूज करते हैं सिर्फ कनेक्ट होने के लिए, वो बहुत ज्यादा बेटर, आप उससे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया का मतलब आप ये नहीं समझ लेने का आप तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, वो नहीं है। वो तो आपको और ज्यादा यहाँ पर हमें जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो अच्छी अच्छी चीजें लगती है ना, वो भी एक प्रकार का नेगेटिव माहौल है। हमको लगता है यार दुनिया इतनी आगे बढ़ गई या फिर ये चीजें चल रही, वो स्ट्रेस देती है। हकीकत में कुछ और होता है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वैसा कि हकीकत में होता नहीं है ना। सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें दिखाती है, वैसा वास्तव में कुछ है नहीं। असल जिंदगी में रहिए, असल लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। इससे निकलना बहुत जरूरी है। कई बार सिर्फ ये एक वजह बनती है हमारे एग्जाम मुश्किल करने की, एग्जाम में फेल होने की। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम वास्तव में मुश्किल क्यों है। जो मैंने शुरू में बताया कारण वो नहीं है, कारण असल में ये कारण है। अगर आप इन कारणों को दूर कर लेंगे तो मानकर चलिए कि आप ये चीजें भी हासिल कर लेंगे। लास्ट में मैंने ये 2 बातें लिखी है। हम मुश्किलों का रोना बहुत ज्यादा रोते हैं ना, कि एग्जाम मुश्किल है, ये सारी चीजें मुश्किल है, वैकेंसीज कम आ रही है, घर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। मुश्किलों का रोना बहुत रोते हैं, और जो संसाधन हमारे पास है, उस नेमत, उस ब्लेसिंग्स जो हमें चीजें मिली है, उसको हम भूल जाते हैं। वो इतनी सारी मुश्किलें मैंने बताई है कि शुरुआती मुश्किलें बताई, हम उसका रोना रो रहे हैं, जबकि असल प्रॉब्लम कुछ और है। और इसके आगे बढ़कर मैं एक चीज बता रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी चीजें आज के टाइम में हमें ऐसी बहुत सारी चीजें मिली है, ऐसे संसाधन हमारे पास है कि अगर हम उसका सही से यूज करना सीख जाए तो फिर कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जो मैंने कहा ना कि सरकारी एग्जाम, सरकारी नौकरी हासिल करना आसान है। मैं आपको ऐसी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिली है वो बताने वाला हूं कि कैसे आपके लिए आसान है। ठीक है। और एक दूसरा भी एग्जांपल मैंने यूपीएससी का आपको बताया कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी जो लोग सफल हुए, जब मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों, हमसे बहुत ज्यादा बदतर स्थिति में, हमें तो बहुत सारी अच्छी चीजें मिली है, हमसे बदतर स्थिति में भी लोग सफल हुए। जब वो सफल हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी सफल हो सकते हैं। मैं यहां पर अब ये बात करने वाला हूं कि सरकारी नौकरी लगना आसान कैसे है। अभी तक मैंने ये बात कहा कि मुश्किल कैसे है, अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आसान कैसे है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ यहाँ पर रख रहा हूँ। फैक्ट्स तो क्या, फैक्ट्स मैंने ज़्यादा लिखे नहीं है, पर ये फैक्ट्स सब आप सभी को पता है। असल में आसान कैसे है उस पर बात करें। असल में अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले लोग, मैं मानता हूँ कि ये 10% से भी कम है। मैं एक आरएस का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आरएस एग्जाम जब होता है तो लगभग 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और उसमें से लगभग आपको मानकर चलिए कि 20,000 लोग मेंस में पास हो पाते हैं, और 20,000 में से फिर 2,000 2,500 लोगों को इंटरव्यू में पास किया जाता है। ये रेशो रहता है। असल में जो वास्तव में जो असल में जो तैयारी कर रहे हैं, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, वो ये 20,000 लोग ही। असल जो फाइट होने वाला है वो 20,000 लोगों के बीच में, जो असल में तैयारी कर रहे हैं। उसमें से भी सेलेक्ट तो लास्ट में अंतिम 1,000 ही होंगे जो बेस्ट होगा, लेकिन असल में जो तैयारी कर रहे हैं वो वास्तव में ये 20,000 लोग हैं। ठीक है। अब 20,000 आप देखेंगे तो 4% होता है। लगभग हर एग्जाम का रेशियो यही रहता है। हम कई बार फॉर्म की संख्या देखकर डर जाते हैं, इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, इतने लोग एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो असल में कंपटीशन 10% लोगों के बीच में। आप अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर ले तो आप टॉप के 5% 10% लोगों में आ जाएंगे। आपका कंपटीशन सिर्फ उन लोगों से रहेगा अगर अपना थोड़ा सा लेवल आप इंक्रीज करें। तो असल में तैयारी करने वाले लोग, कंपटीशन जिनके साथ है वो 10% है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है ना। थोड़ा सा लेवल आपने बढ़ा दिया, आप टॉप के 2%, 5%, 10% में ही हमेशा रहने वाले हैं। दूसरी चीज, मैं आपको कुछ नेमत की बात कर रहा था, कुछ ब्लेसिंग्स की बात कर रहा था, जो संसाधन की बात कर रहा था, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। आज के समय में जितने संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 2016-17 के बाद 4G आया था। 4G आने के बाद अगले 2-3 सालों में इतने संसाधन सबके पास आ गए, है ना, कि ये संसाधन, मैं अपनी जब तैयारी कर रहा था 2013 से मैंने तैयारी शुरू करी थी अपनी आरएस की, तब शुरुआत में 2013 और 2016 2 वैकेंसी में तो प्रॉपर गाइडेंस तक नहीं मिला। मैं अपनी भी कमी मानता हूं कि मैं बाहर नहीं निकला। सब चीजें सोशल मीडिया पे भरोसे तो नहीं रह सकते, और सोशल मीडिया उस समय था नहीं, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म था नहीं कि जहां पर कोई इस तरह से आकर गाइड कर रहा है कि हर एक चीज को बता रहा है। यहाँ पर तो गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली, वो एक समस्या थी। लेकिन क्या आज वो समस्या नहीं है?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कोई सही डायरेक्शन में गाइड करें। जब आप पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको किस डायरेक्शन में किस तरीके से जा रहा है। जिनको अनुभव है वो आपको बताए और आपको अगर गलत दिशा में जाने से रोके और सही दिशा बताए तो आपका रास्ता बहुत आसान हो सकता है और बहुत जल्दी आप वहां पर पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जहां पर आप ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब। आप सोचकर देखिए यूट्यूब आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, कितना बड़ा संसाधन आपको मिला। आज यूट्यूब पर क्या उपलब्ध नहीं है। यूट्यूब पे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो चीज चाहते हैं वो सब चीजें यूट्यूब पर, गूगल पर आपको अवेलेबल है ना। यूट्यूब है, गूगल है, ये सब चीजें एक क्लिक पर, एक सर्च पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। आज आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक बढ़िया क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। किसी भी टीचर की आप देखना चाहे, एक से बढ़कर एक टीचर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। लगभग हर वैकेंसी, हर सब्जेक्ट, हर टीचर आपको यूट्यूब पर आज मिलने जाएगा। इससे बढ़िया, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या हो सकती है। आज यूट्यूब पर हर तरह का कंटेंट उपलब्ध है, एक से बढ़कर एक उपलब्ध है। आप सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब जितना आपको चाहिए उतना उतना सारा का सारा अवेलेबल है। इसके अलावा ऑनलाइन एप्स, ये ऑनलाइन एप्स 5 से 7 साल पहले, 10 साल पहले हमें यहाँ पर इंडिया में नहीं मिलते थे, तो ऑनलाइन एप्स यहाँ पर आ गए हैं। कितना बड़ा देखो, यहाँ पर पहले अगर कोई कोचिंग करने की सोच था तो ऑफलाइन कोचिंग यहाँ पर बड़े शहरों में जाना पड़ता, 10 से 15 हजार, 20 हजार वहां पर फीस होती। और इसके अलावा जब आप वहां पर रह रहे हैं तो वहां पर 50, 60, 70 हजार का खर्चा, मतलब एक वैकेंसी की तैयारी करने का 50 से 60, 70 हजार का खर्चा आता। आज ये खर्चा सिमट कर आपको अच्छे से अच्छा कोर्स भी 2000, 5000, 10,000, इससे ज्यादा महंगा है नहीं, अफोर्डेबल रेट में, आराम से कोई भी अफोर्ड कर सकता है, उस रेट में आपको आराम से यहाँ पर मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको आसानी से सब कुछ उपलब्ध है, इससे बढ़िया तो और कुछ नहीं हो सकता। और अभी आप देखेंगे, आप इसका प्रभाव आने वाले 1-2-3 सालों में आपको दिखने लगेगा, है ना। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया भी, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, उसका एक रीजन ये भी है ना। पहले बहुत मुश्किल होता था, गांव से लोग निकलते थे, स्पेशली गर्ल्स के लिए और ज्यादा मुश्किल होता था, और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छे नहीं होते थे, गरीब परिवारों से थे। लेकिन अब आप देखोगे कि बहुत गरीब परिवारों से भी हैं। लेकिन अब थोड़े टाइम बाद, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, उनकी संख्या बहुत धीरे धीरे आपको बढ़ने लगेगी, क्योंकि हर एक चीज बहुत जो पहले संसाधन सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होता था, वो संसाधन अब निचले स्तर पर पहुंचने लगा है। तो थोड़े टाइम बाद आप सबको चेंजेस देखने लगेगा, और उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो क्रांति ये वाली है। ऑनलाइन कोर्स आप देखेंगे, ऑनलाइन वीडियो कोर्स, ये सारे के सारे आपको हर सब्जेक्ट के, हर वैकेंसीज के अवेलेबल है। और उससे भी बढ़िया चीज मैं मानता हूं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन कोर्स देखो, यहाँ पर मैं इस पर भी एक बहुत अलग वीडियो बनाऊंगा। ऑनलाइन कोर्स अगर किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है, बेसिक तैयारी है, फिर आपको ऑनलाइन कोर्स जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए वो देख सकते हैं। वो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं फोकस करता हूं हमेशा कि टेस्ट सीरीज ये सभी के लिए मस्ट है, ये आप सभी को यहाँ पर जरूर देखना चाहिए। आज जब आपको ये अवसर मिला है तो इस अवसर को आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, ये संसाधन पहले लोगों के पास नहीं होते थे। स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं तो स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं। पहले गिने चुने कुछ पब्लिकेशन होते थे, गिने चुने कुछ किताबें, वो जैसी भी है उन्हीं को पढ़ना होता था। आज आपके पास बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन पब्लिकेशन की बुक, बढ़िया बेहतरीन राइटर की बुक, बहुत आसान भाषा में एक से बढ़कर एक बुक्स मिल जाएगी। बताने वाले लोग, गाइड करने वाले लोग भी मिल जाएंगे किस तरीके की क्या चीजें आपको पढ़नी है। टेलीग्राम जैसा प्लेटफॉर्म आपके पास है, जहां पर स्टडी मटेरियल की मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है, बस आपको तो ये चूज करना है अभी कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप सबके पास है। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको यहाँ पर, और मैं आपको सलाह भी देने वाला हूं, अगर आपके पास उपलब्ध है, अगर आपके आसपास उपलब्ध है, तो आपको लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आजकल वैसे लाइब्रेरी सही तो वो एक स्टडी पॉइंट है जहां पर आप बैठकर जाकर पढ़ सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई लाइब्रेरी की सुविधा है आपके पास, आप शहर में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। आजकल तो गाँव में भी ये सुविधाएं उपलब्ध होने लग गई। आज से 4-5-6 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था, गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं था लाइब्रेरी का। आजकल वो माहौल यहाँ पर मिलने लग गया। अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आपको जरूर इसको ज्वाइन करना चाहिए। ज़्यादा इसमें पैसा नहीं, खर्च नहीं होता है, 500, 700, 800, 1000 रुपये। और मुझे लगता है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1000, 1500, 2000 रुपये कोई भी खर्च अपनी तैयारी के लिए कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि 500, 700 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है। अगर ऐसा है तो फिर तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि फिर तो आपको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में तो बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना तो सभी के सभी अफोर्ड कर सकते हैं। लाइब्रेरी से फ़ायदा क्या होगा? देखो, आपका घर का माहौल भी हो सकता है बहुत अच्छा हो। लाइब्रेरी पर मेरी सलाह क्यों है, लाइब्रेरी जाने से कुछ फायदे मैंने देखे हैं। मैंने जब अपनी
तैयारी की शुरुआत के दौर में तो लाइब्रेरीज वगैरह थी नहीं, लेकिन तैयारी के अंतिम दौर में जरूर लाइब्रेरीज वगैरह का प्रचलन बहुत ज़्यादा जगह पर हो गया। जब मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कुछ टाइम बाद लाइब्रेरी में भी शुरुआत में बैठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती इस तरह से लंबे टाइम तक बैठने की। धीरे धीरे आपकी सिटिंग पावर बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है, अच्छे से कोई भी लाइब्रेरी है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आपकी सिटिंग पावर बढ़ेगी। लाइब्रेरी से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। जब आप सिटिंग पावर बढ़ जाती है तो धीरे धीरे आपका पढ़ने का, क्योंकि वहां पर आपको पढ़ने के अलावा कुछ भी चीजें नहीं दिखाई देगी, है ना। आप एक डेस्क पे बैठे हैं और आपकी पढ़ाई है और आसपास में लोग सारे पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज सूझेगी कि आपको पढ़ाई करना है। तो कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा, सिटिंग पावर आपको बढ़ेगी। आपको वहां पर वाईफाई मिल जाता है। अब बात वही है कि कई लोग लाइब्रेरी जाकर वाईफाई आ रहा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर मूवी चलाकर बैठ गए। आपके पास वाईफाई है, एक सुविधा मिल रही है, हो सकता है आपके घर में मोबाइल नेटवर्क या फिर इतना नहीं हो। लाइब्रेरी में जितना आप पे कर रहे हैं उतना तो आपको वाईफाई मिल जाता है। आप पूरे के पूरे वीडियो कोर्स एक तरह से लाइब्रेरी के वाईफाई से पूरा फ्री देख सकते हैं। यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो आप लाइब्रेरी के वाईफाई से आप फ्री देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ आपको सारे लोग पढ़ने वाले मिलेंगे। आप ऐसे लोग भी, मैं भी देखता था भी, ऐसे ऐसे लोग भी थे जो मतलब जिनके लिए 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना आम होते थी। और कोई भी व्यक्ति फ्लेक्सिबिलिटी इतनी, हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि हम इतनी क्षमता अपनी बढ़ा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव वाइब वहां पर मिलती है अगर लोग इतने सारे पढ़ने वाले भी हैं। तो अगर मौका मिले तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। उसमें नुकसान जैसा कुछ नहीं है। जो पैसा, थोड़ा बहुत पैसा आप यहाँ पर खर्च करेंगे, उससे आप लाइफ में गेन बहुत कुछ करेंगे। अगर आपकी पढ़ने की आदत पड़ गई, लाइब्रेरी का मतलब वहां पर आपको पढ़ने के अलावा कुछ चीजें सूझेगी नहीं। घर पे रहेंगे तो 10 चीजें दिमाग में आएगी, 10 काम याद आएंगे और भी, ठीक है, ये काम भी करना, वो काम भी करना, दिमाग 10 जगह जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको पढ़ने के अलावा कुछ सूझेगा नहीं, है ना। या तो आपको भागना पड़ेगा अगर नहीं पढ़ सकते, या फिर अगर आप वहां पर बैठ के तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और जिंदगी में अगर आपने कुछ टाइम के लिए कुछ पैसा और कुछ टाइम यहाँ पर दिया तो शायद जो आप पढ़ाई से हासिल कर सकते हैं वो दूसरी चीज किसी से भी हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी एक सलाह रहेगी कि ये जो आपको अवसर मिले हैं, जो नेमतें आपको मिली है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है, उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब आप सबका ये एक सवाल हो सकता है कि सर मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उस पेशेंस के साथ इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आपको अब मैं अपने वीडियो के लास्ट हिस्से में आ गया हूं, जहां मुझे इस पूरे वीडियो का मैं सार बताने वाला हूं। आपका कुछ ऐसी क्वालिटीज आपको बताने वाला हूं जो इस पूरे वीडियो का सार भी है और जो आपको सक्सेस दिलाएगी, जिससे ये लगेगा कि हाँ वास्तव में ये चीज आसान है। मैं स्वामी विवेकानंद जी के कोट यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। आप कहेंगे कि सर ये सारी चीज जो आपने बताई कि जिस वजह से एग्जाम आसान है, ये तो सबके साथ है। लाखों लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लाखों लोग ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लाखों लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, है ना। सब लाखों लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, फिर भी सब लोग कहाँ सेलेक्ट हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं सर इससे आसान कैसे हुआ, है ना, हमारा सिलेक्शन इससे आसान कैसे होगा? मैं एक कोट यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का कोट है। सारा सार असल में पूरी सफलता का, सिर्फ एग्जाम की बात नहीं, एग्जाम सरकारी नौकरी लगना और एग्जाम को पास करना बहुत छोटी चीज है। मैं बहुत बड़ी चीज की बात कर रहा हूँ, पूरी जीवन की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद का कोटेशन में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? चिंता मत करो। सबसे पहली सबसे बड़ी बात तो इन 3 शब्दों में ही है ना। वो आश्वस्त कर रहे हैं इस बात को भी। आप ये सिर्फ 3 शब्द भी स्वामी जी के, आप 3 शब्द भी अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हैं ना, चिंता मत करो, सिर्फ ये 3 शब्द, ये पूरा जीवन बदल सकता है। हम सामान्य मनुष्य हैं, साधारण मानव है, ये महामानव थे, असाधारण मनुष्य थे, लेकिन हाँ हम फॉलो तो कर सकते हैं इनको। सिर्फ इन 3 बातों को फॉलो कीजिए कि चिंता मत करो। आज के टाइम में भी और जीवन में कभी भी आप देखेंगे आपका जीवन सार्थक इससे हो सकता है। यही से इस कोटेशन की शुरुआत हो रही है, चिंता मत करो। तुम्हें जो भी मिला है, तुम्हें जो मिला है गुरुतर है ना। जब हम रोना रोते हैं ना अपनी कमियों का, अपनी मुश्किलों का, कि भाई हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी मिला है, इंसान जीवन मिल गया है ना, हम इंसान बने हैं, मनुष्य जीवन मिला है, क्या ये कम है? ये कम नहीं है ना। आपने ऐसा कोटेशन पढ़ा होगा कि आप गरीब पैदा हुए हैं, है ना, तो उसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपका दोष है, इसमें आपकी गलती है, ठीक है। क्या मनुष्य जीवन हमें मिल गया उसके बाद भी कोई छोटी चीज है क्या? तो तुम्हें जो भी मिला है वो गुरुतर है, वो बहुत ज्यादा है। अपने अंतर की शक्ति से काम लो, अपने अंतर की, अपने भीतर की शक्ति। सारी हम बाहर की तरफ देखेंगे ना तो दुनिया में कमी ही कमी नहीं, हमसे बड़े खूब लोग मिल जाएंगे, हम उनको देखकर दुखी होते हैं कि हमसे बड़े कितने लोग हैं। फिर हमें कमियां भी बहुत दिख जाएगी कि ये चीजें हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, या फिर ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ।
बाहर देखेंगे तो सिर्फ कमियां ही कमियां हैं। आप भीतर देखिए, भीतर इतनी शक्ति है, अंतर की शक्ति, हमारी अंतर की शक्ति से काम लो, वह इतनी प्रबल है। और हर व्यक्ति के भीतर, ऐसा नहीं है कि किसी खास व्यक्ति को ये वो शक्तियां मिली है, बस हम उसको जागृत नहीं कर पाते हैं। वह इतनी प्रबल है कि उसे जान पाओ। पहली बात तो हम जान ही नहीं पाते कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है, जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे जान पाए और उसके योग्य बन ले, मतलब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शायद उसके योग्य, हमारे अंदर वो भीतर शक्ति, इतनी शक्ति भरी पड़ी कि हम उसके योग्य भी नहीं बनने के लिए भी हमें बहुत यहाँ पर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर हम उस शक्ति को जान पाए और उसके योग्य भी बन ले तो पूरे विश्व में हम क्रांति कर सकते हैं। कौन सी शक्ति? हमारे भीतर की शक्ति। इस वीडियो का जो मैंने यहाँ पर बनाया है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस पूरे वीडियो का सार यही है, हमें जो सफलता दिलाएगा, हमारे लिए जो एग्जाम आसान करेगा, वो बाहर की कोई चीज़ नहीं दिला सकती। बाहर की तरफ देखेंगे तो हमेशा हमें कमियां ही नजर आएगी, हमें मुश्किलें ही नजर आएंगी, हमें लगेगा भी नहीं वास्तव में बहुत मुश्किल है। असल शक्ति हमारे भीतर है, असल जो क्वालिटीज हैं, असल जो गुण हैं, आपको अपने भीतर के अंदर की जो शक्तियां है उसको बाहर निकालना है, अपने भीतर के गुणों को बाहर निकालना है, उसको निखारना है। असल जो सफलता दिला सकती है आपको वही दिला सकती है। अगर आप उसको बाहर निकाल ले, उसको निकालने, अपनी शक्तियों को अगर आप जान ले, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं फिर कोई एग्जाम मुश्किल नहीं है, सारा एग्जाम बहुत आसान है। आप उसका यूज, जिसने फर्स्ट रैंक हासिल करी उसके लिए तो बहुत आसान था, है ना, उसके लिए तो उसने तो पहली बार में जिसने फर्स्ट रैंक हासिल करी उसने आसानी से कर लिया उस चीज़ों को, है ना, मेहनत, लेकिन उसने सारी चीज़ों को वो फॉलो किया। जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, कुछ रूल्स फॉलो कर लिए, मैं वही रूल्स बताने वाला हूँ, वही कुछ भीतर की अंतर की शक्ति की बात करने वाला हूं, जो हम सबके भीतर है, आपके भीतर है, मेरे भीतर, हर किसी व्यक्ति के भीतर है। बस हम जान नहीं पाते हैं, हमें पता नहीं है, हम उसको जगा नहीं पाते हैं, हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। मैं उस भीतर की शक्ति के बारे में, कुछ क्वालिटीज के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप उन क्वालिटीज को बाहर निकाल दे, उसको निखार दे, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज है? बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है। मैं कुछ क्वालिटीज पर बात कर रहा हूं, काम कर, मैंने इन पर बहुत काम भी किया है। ऐसा नहीं कि मैं आज ही इसको ढूंढकर इंटरनेट पे गया, सर्च किया भी कौन से 6 गुण हैं, ऐसा नहीं है। मैंने इस पर बहुत लंबे टाइम तक काम भी किया है, इस पर किया भी, कोशिश की है कि अपने खुद भी निखारूं। लेकिन आदमी का जीवन कभी भी ऐसा नहीं चलता है, कभी भी यहाँ सीधी रेखा में नहीं चलता है। आदमी का जीवन हमेशा ऐसा भी नहीं रहता है। आदमी का जीवन जिग-जैग की तरह चलता रहता है, मतलब कभी ऊपर जाते, कभी नीचे आते, कभी ऊपर जाते, कभी नीचे, है ना, मतलब आदमी कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कभी बहुत हाई गए, वापस कभी नीचे गिरना पड़ा, कभी फिर वापस उठे, फिर नीचे गए। जब हम इन पर काम करते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली हम ऐसा भी नहीं रहेंगे। आपका ग्राफ नीचे ऊपर का रहेगा, लेकिन वो ग्राफ इस तरह से जाएगा, आपको कभी ऊपर भी उठे, वापस नीचे भी गिरे, लेकिन अल्टीमेटली जाना हम ऊपर पहुंचेंगे। आप कितना इसका अभ्यास कर पाते हैं, कितना इसको निखार पाते हैं, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है। क्वालिटीज दैट लीड्स यू टू सक्सेस। मैं 6 क्वालिटीज की यहां पर बात करने वाला हूं। वो 6 क्वालिटीज बता रहा हूं जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। फिर अगर आप इसको निखार ले, इनको बाहर निकाल कर, इनको जागृत कर ले, इन शक्तियों को, और इन पर वर्क करे, तो मैं कह सकता हूं कि फिर आपके लिए एग्जाम, सिर्फ एग्जाम की बात नहीं, ये गुण सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं रहने वाले, ये पूरा आपको जीवन चेंज कर सकता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये ऐसी क्वालिटीज है और ये हम सब के भीतर है, हमें सिर्फ वर्क करना है इन पर, इनको जगाना है, इनको बाहर निकालना है, इनको निखारना है। पहली क्वालिटीज मैंने बात की है एक दृढ़ संकल्प की। दृढ़ संकल्प को रिजोल्यूशन हम कह सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेशन आपने सुना होगा, दृढ़ निश्चय के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप ठान ले किसी भी चीज को, अगर आप ठान ले, ये सब आपके भीतर हैं, है ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है या फिर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका संकल्प मजबूत हुआ, अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हुई, समस्या यही है कि हम मजबूत संकल्प कर ही नहीं पाते हैं, मजबूत संकल्प करते ही नहीं है, खुद को ही कमजोर बनाकर बैठे हैं। अगर व्यक्ति जितने भी बड़े बड़े काम हुए, है ना, जितने भी बड़े बड़े काम हुए, वो एक संकल्प की वजह से हुए, एक बड़े संकल्प की वजह से हुए। जब व्यक्ति बड़ा संकल्प लेता है तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल हो जाते हैं। ये शक्ति, ये एकदम से एक अचानक से नहीं आएगी। पहले आप छोटे संकल्प लेंगे, उसको पूरा करेंगे, फिर उससे बड़ा संकल्प लेंगे, फिर उससे बड़ा ये हर एक गुण अभ्यास के माध्यम से आएगा। ऐसा नहीं कि आज आपने ठान लिया, आप कल भी वैसे के वैसे वापस हो जाएंगे, ये एक दिन में नहीं आता है। इसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है, अपना आपको साधना पड़ता है, अपने शरीर को, अपने मन को, दोनों को बहुत साधना पड़ेगा। आज ही आप एक संकल्प करके जाएंगे
कि भाई मुझे लाइफ में बहुत बड़े काम करने, आप छोटे के लिए सोचेंगे नहीं, है ना। स्वामी विवेकानंद कई बार कहते हैं छोटा सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में भी यही वचन आपने सुना होगा कि भाई छोटा सोचना सबसे बड़ा पाप है। तो आप अगर संकल्प करके जाएंगे, संकल्प के आगे सब चीजें छोटी होती है। तो एक क्वालिटी अपने अंदर के भीतर से निकालनी है कि अब जो भी आप करेंगे वो संकल्प, छोटा काम भी करेंगे संकल्प के साथ करेंगे, और बड़े लक्ष्य भी जब आप हासिल करेंगे, आप संकल्प पूरा करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर ये क्वालिटीज निखरती जाएगी। पहला संकल्प तो इसी के लिए करना है। जो दूसरी क्वालिटी है मैंने लिखा है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम। एक संकल्प तो आज यही से करके जाएगी, अपने जीवन का ये नियम बना लेंगे कि हमेशा एक जीवन में कड़ी मेहनत को अपनाएंगे, हार्ड वर्क को अपनाएंगे, हार्ड वर्क से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, है ना। ये आपको सारी चीजें दिला सकता है। एक संकल्प तो आपको यही लेना। कुछ टाइम बाद आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि जिस दिन आप मेहनत नहीं करेंगे उस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आज मैंने कुछ किया नहीं, कुछ हासिल नहीं किया। इस तरह की आपकी आदत हो जानी चाहिए कि जब आप हार्ड वर्क नहीं करते तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो ये हो रहा होगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है। इसको आदत, जो लोग सक्सेस होते हैं उनके लिए आदत में होता है, उनके लिए सामान्य बात हो जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा नहीं, लोगों के लिए लगेगा कि बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन किसी के लिए ये और कठिन मेहनत का ये नहीं कि आप एक गड्ढा खोद रहे हैं या फिर कुछ मजदूरी कर रहे हैं, वो कठिन परिश्रम, ऐसा जरूरी नहीं कि वही आप कहेंगे सर ऐसी मजदूरी जो कर रहे हैं वो तो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वो सफल का है। वो कठोर परिश्रम, जब आप कठोर परिश्रम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मजदूरी वहां पर कर रहे हैं। आज के टाइम में तो कठोर परिश्रम, आज का जो सारा कठोर परिश्रम है वो आपका मेंटली आप कितना कर पाते हैं उस पर सारा निर्भर करता है। कितने स्मार्ट तरीके से आप इस कठोर परिश्रम को करते हैं, मतलब एक सही राइट डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तीसरा यहां पर जो सबसे एक बड़ी क्वालिटी है वो है अनुशासन। देखो अनुशासन मतलब क्या निकल रहा है, अनुशासन, अनु यानी स्वयं पर, और शासन, स्वयं पर शासन करना, स्वयं पर नियंत्रण। अगर आप अपने शरीर और मन पर नियंत्रण कर लें, फिर तो आप कहेंगे सर हम शरीर और मन पर नियंत्रण कर ले फिर तो हम भी बुद्ध बन जाएंगे, है ना, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। हमें इसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं है ना। अपने शरीर पर और मन पर नियंत्रण करना आसान नहीं है। हर 2 मिनट में भटकता है, कहाँ पर आसान है। लेकिन इसके अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को, अपने मन को साधा जा सकता है। अपने शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं अगर हम उसको साध ले, और अपने मन जो इतना चंचल है उसको साध ले, फिर ये एग्जाम कठिन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि हम अनुशासन, आज हम तैयारी कर लिया, हमने अपना टारगेट सेट कर लिया कि आज 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ लिया, तभी पता चला कि आज तो क्रिकेट मैच भी है ना, और हम अपने गोल से हटे और क्रिकेट मैच देखने लगे। कहाँ रहा डिसिप्लिन, कहाँ रहा अनुशासन, अपने आप पर नियंत्रण कहाँ है ना। आज तैयारी का पूरा मूड बनाया और दोस्त लोग आ गए, दोस्त लोग कह यार आज तो घूमने चलना पड़ेगा, आज तो फिल्म देखने चलना पड़ेगा। कहाँ रहा अनुशासन, शरीर और मन पर नियंत्रण कहाँ है। ये अगर हम अपने आप को इतना साध ले कि अपने आप पर इतना नियंत्रण तो कर ले कि जो हमने सोचा है उसको हम पूरा, सिर्फ आज का है ना, सिर्फ आज हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें लाइफ का 10 साल का नहीं देखना है, 5 साल का नहीं देखना है, सिर्फ इतना सा बना लेना है कि आज जो मैंने सोचा है वो मुझे आज पूरा करना है। रोजाना आज करके भी आप अपना काम, रोज का काम भी रोज पूरा कर लेंगे ना, तो भी आप बहुत बड़ी सफलता तक पहुंच जाएंगे, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था भी जब एक कार को लंबी दूरी तक जाना हो रात में, तो उसको तो थोड़ा जहाँ तक हेडलाइट जा रही है वहां तक ही उसको दिखता है, फिर भी वो 1000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, क्यों, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसको रास्ता मिलता जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ आज के दिन को अच्छे से बिताना है, फिर सारे दिन, आज का दिन तो 10 साल बाद भी वो आज का दिन ही रहेगा, आज का दिन अच्छा बिताएंगे तो सारे दिन आपके अच्छे निकल जाएंगे। और अपने जीवन में ये क्वालिटी आपको लेकर आनी है, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। आज से खुद को नियंत्रित करने का, नियंत्रण लाने का धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। एकदम से कोई भी क्वालिटीज इसमें नहीं आने वाली। मैंने तो जब इसमें इन सब चीज़ों पे वर्क करता था, मेरा तरीका बताता हूँ। मैंने तो एक डायरी बना रखी थी, उस डायरी में ये सारे 6 क्वालिटीज लिखता था। ठीक है, आपको थोड़ा अजीब लग सकता है पर मैं इन सबको लिखता था, और लिखता था अपने सबको, इतना विवेक सब में है, आपको सबको पता है कि मैं कितना कठोर परिश्रम करता हूँ, मेरा संकल्प कितना मजबूत है, मैं जो सोचता हूँ उसको कितना % कर पाता हूँ। मैंने कठोर परिश्रम, मैंने रोज का टारगेट बनाया कि मुझे 10 घंटे पढ़ने में कितने घंटे पढ़ पाता हूँ। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज ये काम पूरा करके रहूंगा, लेकिन बीच में कोई दूसरा जगह में भटक जाता हूँ, मैं खुद पर कितना अनुशासन रख पाता हूँ। मैंने इसको % में बांट लिया था कि आज मेरा ये लेवल 20% है, ये लेवल मेरा 30% है, ये लेवल मेरा 15% है, और मैंने आज की डेट लिख दी। फिर मैं ये करता कि मैं अगले 15 दिन बाद, अगले 10 दिन बाद, अगले 20 दिन के बाद डेट लिखता था कि मैं यहाँ पर इसको वापस चेक करूंगा। तो ये मेरा रूटीन था। मैंने लगभग इसको 1-1.5 साल तो सिर्फ डायरी पर फॉलो किया था कि मेरे अपने इस % में कितनी वृद्धि आ रही है,
मैंने कहा कि हमेशा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 20 से 100% पे पहुंच गया, ये इस तरह से चलता रहता था, लेकिन अल्टीमेटली ग्राफ कुछ इस तरह से था, कभी नीचे भी हुआ कम भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इसको बढ़ा। और मुझे इसका बहुत बेनिफिट मिला कि मैंने काफ़ी हद तक बाद में, काफ़ी टाइम बाद में तो जैसे सेलेक्ट हो गए, ये हो गए, काफ़ी चीज़ें छूट गई, लेकिन मैं अभी भी अभ्यास करता हूँ कि कैसे इन चीज़ों को अपने जीवन में लाए तो हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ सकते हैं। आप कहेंगे सर आप तो इतने मैं नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा सक्सेस हो गया, हालांकि भौतिक रूप में मैंने बहुत सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ पर मैं पहुँच गया, इतनी चीज़ें हासिल कर ली, वो सब इन क्वालिटीज़ की वजह से या फिर इन चीज़ों को अपने अंदर लाने से मैंने हासिल किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चलना बाकी है ना। हमारी समृद्धि किसी के लिए बहुत छोटी हो सकती है और मेरी समृद्धि किसी के लिए बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो जब हम तुलना करते हैं तो छोटी और बड़ी नज़र आती है, ठीक है, वो तो बस इतनी सी बात है, लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ी बात भी है, और मेरी नज़र में अभी बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी आगे बहुत जाना है, अभी तो खुद को बहुत साधना है, ठीक है। ये आप अपने आप को साध लें, अपने शरीर और मन को, बहुत कुछ कर सकता है। मैंने कहा कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, है ना, वो परम तत्व को प्राप्त उन्होंने कर लिया। हमें तो बहुत छोटी एग्जाम तो बहुत छोटी चीज़ है इसके लिए, है ना, सिर्फ उनका अगर 1% भी कर ले तो अभी हम बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं लाइफ की। जो उन्होंने अनुशासन अपनाया, जो उन्होंने चीज़ हासिल करी, हम उसका केवल 1% भी कर लें तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और लास्ट में ये 3 क्वालिटीज, एकाग्रता, आप जानते होंगे परीक्षा के लिए इसकी अहमियत कितनी है, कंसंट्रेशन, ये क्वालिटीज है। और ये क्वालिटीज कहाँ से आएगी, क्या बाजार में मिलेगी, बाहर से मिलेगी? बाहर से नहीं आने वाली है ये क्वालिटीज, बाहर से नहीं, आपको अपने भीतर से निकालनी पड़ेगी, अपने भीतर से बाहर लानी पड़ेगी, अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। ये जो शक्ति है ये आपके भीतर ही है, आप मेरे वीडियो देखने के बाद नहीं आएगी, या बाजार में जाकर आप लेने जाएंगे नहीं मिलेगी, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे कि मुझे एकाग्रता चाहिए, वो नहीं दे पाएगा आपको, ठीक है ना। ये एकाग्रता आएगी कहाँ से? ये आपको अपने भीतर के अभ्यास से आएगी, अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऐसे बहुत सारे लोग आप जानते होंगे जो 10-10 घंटे पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 4-5 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनसे ज़्यादा नंबर ले आते हैं, उनसे ज़्यादा पहले सेलेक्ट हो जाते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा जो 18-18 घंटे भी पढ़ते थे, और जबकि जब रिजल्ट आता था तो उनके पासिंग मार्क्स भी यहाँ पर नहीं आते थे। रीज़न क्या है? रीज़न है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है। दिमाग में आप पढ़ाई कर रहे हैं, किताब आपके सामने है ना, आप पढ़ते भी जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में 100 चीज़ें और बैठी हुई है, कंसंट्रेशन है ही नहीं। जब आप एक काम कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से एक जगह पर फोकस हैं, पूरी तरह से आप कंसंट्रेट है, आपका लेवल कहीं ज़्यादा हो सकता है। कंसंट्रेशन आपको ये अभ्यास के माध्यम से आपको ये गुण लाना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, मैंने कई बार बात भी की है और भी आगे इस पर बात करेंगे। सिर्फ एक चीज़ भी, आप योग और मेडिटेशन भी शुरू कर दे तो ये धीरे धीरे आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देंगे। जब आप अनुशासन का अभ्यास करेंगे तो अनुशासन के साथ साथ एकाग्रता ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जब आप अनुशासन का अभ्यास करते हैं, आपने ये तय कर लिया कि मैंने जो आज टारगेट सेट किया है मुझे वो पूरा करना है, चाहे कोई भी आ जाए, तो वो अनुशासन आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। इसका अभ्यास करना, असली सिलेक्शन आपको ये दिलाएंगे। मैंने जो आपको बाहर वाली चीज़ें बताई, तो बाहर वाली चीज़ें तो सैकड़ों लोगों के पास है, वो आपके लिए एक सहायक बन सकती है, लेकिन अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ अगर आपने नहीं निखारी तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये क्वालिटीज़ आपके भीतर आ जाए, फिर आपके लिए एग्ज़ाम बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, है ना। तो जो आसान बनाएगा वो यही गुण, और ये गुण आपको कहाँ से लाने हैं? ये आपको अपने भीतर से लेकर आने। अगला गुण जिस पर आपको वर्क करना है वो है नियमितता। इस पर आज से ही अभ्यास करना शुरू करेंगे, है ना। आज हम 1% बढ़ाएंगे, कल इसको 2% बढ़ाएंगे, फिर 10 दिन बाद इसको 5% बढ़ाएंगे। 1-1% बढ़ाना, थोड़ा सा अभ्यास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से कल से आप चेंज हो जाओगे, मेरा वीडियो देखा और चेंज हो गया, वीडियो से चेंज नहीं होते हैं। आपको प्रैक्टिकल चीजें बताइए मैंने सारी, आप खुद करोगे तो फायदा मिलेगा, वीडियो देखने से तो कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ इतना कर लेना कि मुझे 1% इंप्रूवमेंट करना है ना, कि मैंने सोचा है कि मैं ये काम करूंगा और जब तक नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। ठीक है, आपने 10 घंटे के लिए सोचा, आपने अगर 7 घंटे भी पढ़ लिया तो आज के लिए वो ज़्यादा बेटर है। कल आप 7 की जगह 7.5 घंटे पढ़ेंगे, फिर आप 8 घंटे करेंगे। आज कोई आया, आज आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये 1-1% भी बढ़ाएंगे तो इसमें नजर आएगा। अगला क्वालिटी जिस पर हम बात करें, नियमितता। देखो, एक तो नियमितता में एक शब्द आ रहा है नियम। अपने लिए कुछ नियम सेट कीजिए, है ना। आपने नियम बनाया है कि मुझे इस टाइम पर इतने टाइम पढ़ना है, तो फिर आपको पढ़ना ही है। इस टाइम पर आपको सोना है, इस टाइम पर उठना है, तो उस टाइम पर सोना और उठना आपको नियम। एक नियम में भी जब व्यक्ति आ जाता है तो नियम से भी बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। नियम सही बना है, नियमितता। यहाँ पर नियमितता का मतलब है कि आपको पढ़ाई में रेगुलरिटी रखनी है। आपने 4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और उसके बाद 4 दिन छुट्टी मार ली, उस 4 दिन आपने 10-10 घंटे पढ़े, उस 4 दिन का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आपको रेगुलरिटी लानी पड़ेगी, तभी आप लगातार आगे बढ़ पाएंगे। सक्सेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। एक बार आदमी सक्सेस आने के बाद वापस टॉप से नीचे गिरना
सक्सेस पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन टॉप पर बने रहना बहुत मुश्किल है। उसके लिए रेगुलर अपना आप पर वर्क करना होता है। तो ये क्वालिटी भी आपको अपने भीतर से लानी पड़ेगी, रेगुलर आपको होना पड़ेगा। और लास्ट एक जो गुण, जो मेरे लिस्ट में पहले शुरुआत में ये 5 गुण ही थे, है ना, मेरी डायरीज में ये 5 गुण ही थे। ये छठा गुण मुझे बाद में धीरे धीरे विकसित हुआ आरएस की तैयारी से, खास तौर पर कि धैर्य। सरकारी नौकरी के लिए तो धैर्य, और सरकारी नौकरी के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी। जब मैं 20, 21, 22 साल का था तो बहुत जोश था, तब तो पैशन जैसी चीज होती कहाँ है। उस समय तो ये सोचता था भाई 2 साल में ये कर लेंगे, 4 साल बाद ये कर लेंगे, 6 साल बाद, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे। लेकिन जब असल लाइफ में सामना होता है चीजों का, तो मैंने कहा लाइफ इस तरह से चलती है। लाइफ अगर आप कभी आप ऊपर भी उठते तो कभी वापस जब नीचे गिरते, तो यहाँ से नीचे करने के बाद यहाँ उठने में बहुत जोर लगाना पड़ता है ना। बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद आप यहाँ पर उठ पाते हैं। उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। अगर पेशेंस का गुण आपके पास नहीं हुआ, एक दिन आप यहाँ पहुंच गए, जैसे गिरे वापस, और यहाँ पर पेशेंस का गुण नहीं रहा, तो आप उठ नहीं पाएंगे। वहां पर उस उठने के लिए आपका ये पेशेंस, और ये स्वाभाविक है। जीवन किसी का नहीं चलता, जीवन किसी का ऐसा नहीं चलता है। आप सोच रहे हैं कि मेरे दिन बुरे चल रहे हैं, ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। ये लाइफ का ये ग्राफ सबके साथ, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसका ग्राफ ऐसा नहीं रहा। सबका ग्राफ ऐसा ही है, ऊपर नीचे। वहां पर एक बहुत बड़ा गुण काम आता है, वो है धैर्य का गुण, और हमें वो सीखना पड़ेगा, हमें ये रखना पड़ेगा। ये धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य बड़ी बड़ी चीजें करा देता है ना। एक छोटी सी कहानी आपने पढ़ी भी होगी। एक व्यक्ति था जिसको पता था कि वो सोने की खान है यहाँ पर, उसने वो जगह ली, बहुत सारे उपकरण लाए और खान में खोदने लग गया। वो बहुत खोदता गया, लेकिन उसको सोना नहीं मिला। आखिर में वो परेशान हो गया, अपनी सारी जिंदगी जमा पूंजी यहाँ पर लगा दी, और लास्ट में उसको लगा कि सोना नहीं मिलने वाला है। वो अपने सारी खान को और अपने सारे उपकरण को एक व्यक्ति को बेच के चला गया। उस व्यक्ति को लगा कि अगर ऐसा है तो एक बार ट्राई करना चाहिए, और उस व्यक्ति ने जैसे ही खोदा, 3 फुट नीचे वो सोने की खान मिल गई। आप सोच कर देखिए, उस व्यक्ति ने जो इतने सालों मेहनत की, अगर वो थोड़ा सा पेशेंस और रख लेता और 3 फुट और खोद लेता, तो उसको वो सोने की खान मिल जाती। लेकिन धैर्य जवाब दे गया उसका। कई बार हमारे साथ भी ये होता है ना। अभी आपको लग रहा है कि यार अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन आपने अपने अंदर कितनी एनर्जी पैदा, मतलब एक जो बांध होता है ना, इस बांध को देखिए। बांध में जब ये पानी जमा हो जाता है, यहाँ पर ये पूरा पानी जमा है, पानी ऊपर से शांत लग रहा है कि कितना शांत पानी यहाँ पर, लेकिन आप सोच सकते हैं इसके अंदर कितनी एनर्जी है। यही आपके साथ हो रहा है। अभी सिर्फ बांध है ये, आपने इतना सारा नॉलेज स्टोर कर रखा है, लेकिन आपके हाथ में अब कुछ नहीं लगा, सफलता कुछ नहीं लगी, आपने पहुंचा नहीं। ये अपना आपने इतना स्टोरेज कर लिया, ये भी अपना में बड़ी सफलता है। है ना, इसमें इतनी पोटेंशियल, गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं, इसमें कितना पोटेंशियल है हम समझ नहीं सकते। बड़ी से बड़ी यहाँ पर मतलब बांधों से बड़ी बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इतनी एनर्जी आपके अंदर स्टोर की हुई है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो फिर वो एनर्जी कहीं काम नहीं आने वाली है। जिस दिन ये एनर्जी पूरी तरह से यूज आएगी, तो आप बहुत, मतलब एक आपका सिलेक्शन कुछ टाइम बाद, मतलब थोड़ी सी मेहनत के बाद आप, मैं सिलेक्शन तक नहीं जाऊंगा, सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। आप कई बार ऐसे जरूरत पड़ेगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, और आप लाइफ में कहां से कहां पर पहुंच जाएंगे एक बार में ही। बस वो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो लाइफ में इस क्वालिटी की भी जरूरत पड़ती है, जो धीरे धीरे मेरे पास अनुभव से आया कि ये लाइफ में बहुत जरूरी है। तो ये 6 क्वालिटीज है जो आप सबके अंदर ऑलरेडी है ना। ये कोई बाहर से नहीं लाने, ये कहां से आएंगे गुण, हमें विकसित करने हैं अपने भीतर। ये सारी की सारी शक्तियां किसके भीतर है, ये सारी की सारी शक्तियां हमारे भीतर ही है। आप सबको यहां से ये विकसित करनी है। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने ये गुण विकसित कर लिए, उनके लिए एग्जाम बहुत छोटी चीज है। उसके लिए ये जो सरकारी नौकरियां है, सरकारी एग्जाम है, बहुत आसान है। बस आप ये गुण विकसित तो करके देखिए। और ये गुण कहाँ से लाने, आपको अपने भीतर से लाने। बस मुझे यही बताना था, यही इस वीडियो के लास्ट में अंतिम सार था कि सारी की सारी शक्तियां आपके भीतर है, आपके अंदर में है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने जो इतनी सारी मुश्किल बताई है, कुछ और आपके दिमाग में कोई सुझाव हो, या फिर कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा जल्दी कुछ वीडियोस और लेकर आए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए, ये भी आप मुझे सुझा सकते हैं, आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और लास्ट में एक बार फिर कहूंगा कि अपने मन को बहुत मजबूत बनाइए। आपका मन मजबूत हो गया तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं लाइफ में। थैंक यू।